तो चलिए बात कर लेते हैं सीएम योगी ट्रैकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने वाराणसी के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को लेकर बाकायदा समीक्षा बैठक की है। इसके बाद सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। साथ ही सीएम देर रात विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी वो कर सकते हैं। और वहीं कानपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पत्रकारों से भी बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 100 से ज्यादा विधायक बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी और साथ ही किसान आंदोलन को हताश का परिणाम भी बताया। देखो, हमारी कल्पना, उनकी कल्पना भारत को देश नहीं मानती, वो राज्यों का समूह मानती है। हमने कहा हम सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र हैं, एक जन है, एक देश है। हम लोग तमिलनाडु से लेकर ऊपर तक, कन्याकुमारी से लेकर तक कश्मीर तक, और इधर कच्छ से लेकर मणिपुर नागालैंड तक एक देश मानते हैं। और हमारे देश, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के आधार पर बनने वाला देश है और उसी आधार पर चलने वाली व्यवस्था। और उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक आज बदायूं पहुंचे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का जोरदार स्वागत भी किया है। डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और सदर तहसील के रफियाबाद गांव स्थित गौशाला का निरीक्षण भी किया है। कई लोग दर्ज करा देते हैं, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो दर्ज करा देंगे, जिससे हमें सुविधा मिल जाएगी। कभी यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है और कभी कभी त्रुटिवश भी मोबाइल नंबर दर्ज हो जाता है, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया में वायरल वीडियो आटा को भी लीटर में नाप रहे हैं, आपने सुना है जी? तब उनके बारे में क्या बोले हम? और 12 तारीख को ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री के होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए 8 सितंबर से 15 सितंबर तक आसमान में ड्रोन संचालन पर रोक लगा दी गई है और साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि जो भी नियम के खिलाफ काम करेगा धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई इस पर की जाएगी। और इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में वो पहुंचे और साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। और वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में विकास भवन में पहुंची कैबिनेट मंत्री ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर सवाल जवाब भी हुए हैं, तो वहीं धरातल पर चल रही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। और वहीं वाराणसी में राजस्थान में गायों की मौत पर संतों ने नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा है कि एक तरफ तो राज्य में लंपी रोग से हजारों की संख्या में गायें मर रही हैं और दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम राहुल गांधी के तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा में झंडी दिखाने के लिए केरल वो पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों की संख्या में मृत गाय की लाश कांग्रेस को चैन से जीने नहीं देगी और कांग्रेस के सत्ता का समूल नाश भी हो जाएगा। राजस्थान के अंदर लंपी नाम के रोग से गायों की अकाल मृत्यु एक बहुत ही भयावह दृश्य है और उससे भी भयावह यह है कि पूरे राज्य में हजारों गायों की लाश पड़ी हुई है। बीकानेर अटापटा पड़ा है। उस परिस्थिति में राज्य के हालात को संभालने की अपेक्षा वहां का मुख्यमंत्री केरल की यात्रा पर है और उस तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा को झंडी दिखा रहा है कि जिसे उसके नेता राहुल गांधी भारत को राष्ट्र मानने को ही नहीं तैयार हैं। और वाराणसी में अतुल राय पेशी के लिए एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हैं। इस दौरान अतुल राय कोर्ट बिल्डिंग के बाहर अचेत हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और वकील उठाकर कोर्ट के अंदर ले गए। जैसा कि न्यायालय द्वारा मुझे कल सूचना दिया गया कि सांसद घोषी अतुल राय जी को किसी मामले नए मुकदमे में कस्टडी बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पड़ी है विवेचक के द्वारा, तो उस प्रार्थना पत्र की जानकारी होने पर मैंने कल शाम को 4 बजे
संबंधित न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में मजिस्ट्रेट महोदय के सामने मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके कान का ऑपरेशन हुआ है, काफी उनकी हालत जर्नी की नहीं है, चिंताजनक है, लिहाजा रिमांड के संबंध में जो भी आपको सुनवाई करना है बीसी से कर लें। और वहीं प्रदेश में हो रहे पेपर लीक मामले बैकडोर भर्ती को लेकर बीजेपी केंद्रीय संगठन ने संज्ञान लेते हुए प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया है और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद हैं। और इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्पष्ट ये कह चुके हैं कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ मदारिस में किस स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जाती है और कितना हाई स्टैंडर्ड है और इन बच्चों के अंदर कितनी जहानत और कितनी इंटेलिजेंट ये बच्चे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी जो नीट का रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हाफिज़ कुरान बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, जिसके के लिए हम लोग तमाम उनके असातिज़ा को और उन हाफिज़ बच्चों को और उनके वालिदैन को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और देहरादून में समान नागरिक संहिता परीक्षण के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई ने वेबसाइट लॉन्च की है। इस दौरान कमेटी सदस्य उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गैर और दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डंगवाल भी मौजूद रही हैं। शब्द करना जो है वो अपने आप उचित नहीं होगा, ये भेंट वार्ता है और इसमें फीडबैक भी लिया जाता है, पूरी स्थिति के बारे में पता भी किया जाता है, जिससे सही निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य संस्कृति है वो एक परिवार के समान है, तो परिवार में बातचीत होती है, एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं। और वही कॉमन सिविल कोड पर एक बार फिर से विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कॉमन सिविल कोड देश का मुद्दा है। उत्तराखंड सरकार भले ही इसे लागू करने की लाख बातें करे, लेकिन समिति की रिपोर्ट जब सरकार के माध्यम सदन में पेश होगी तो फिर उस पर भी चर्चा होगी। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश में पेपर लीक मामले पर सरकार की कार्रवाई की बात उन्होंने कही है और यह भी कहा है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के परिवार और रिश्तेदारों की भर्ती की लिस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को लेकर कहा है कि अगर सरकार जांच करवाती है और मैं किसी भी जांच में दोषी पाया जाता हूं तो सरकार मुझ पर कार्रवाई कर सकती है। तो आपको बता दें कि एक लिस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सीधे सीधे यह बात निकलकर सामने आ रही कि पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों के नाम उस लिस्ट में हैं। हालांकि अरविंद पांडे की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि इस पर जांच होनी चाहिए। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, वो सजा भुगतने को तैयार हैं। तो देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, सवाल उठा रहा है और इसमें जांच की बात भी सामने आ रही है। और अब तक जो बैकडोर भर्तियां हुई हैं, पेपर लीक की अगर हम बात करें, इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और बार बार सवाल यही है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आए और जो भी इसमें दोषी है, फिर चाहे वो किसी भी सरकार के कार्यकाल के दौरान भर्तियां हुई हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और एक लिस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि उस लिस्ट में जो नाम है उसमें पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदारों के नाम ये बताए जा रहे हैं। हालांकि अरविंद पांडे ने यह साफ कर दिया है कि इसकी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी होते हैं तो वो सजा भुगतने को तैयार है, उनके खिलाफ एक्शन वो लें अगर वो दोषी पाए जाते हैं इस मामले को लेकर। और वहीं देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों ने गांधी पार्क के बाहर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की है। और इस दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश महासचिव रामलाल खंडूरी ने बताया कि राज्य गठन के बाद से अब तक हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर से ये तमाम सवाल है
तो राज्य आंदोलनकारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सभी भर्तियों की सीबीआई जांच हो, लगातार ये मांग भी की जा रही है और भर्ती घोटाले की जांच जज की निगरानी में करने की बात भी लगातार ये की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त उत्तराखंड में यही है, जो यूकेएसएस-एससी पेपर लीक मामला सामने आया, उसके बाद से अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि अब तक जिस भी सरकारों का कार्यकाल रहा है उसमें बैकडोर जो भर्तियां हुई हैं, फिर चाहे जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि इसमें अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को और अपने खास लोगों को सिलेक्ट किया गया है, उसको लेकर फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सबसे ज्यादा विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है वर्तमान सरकार पर कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि जो पिछली सरकार थी उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त भी इसी तरीके से, इसी प्रोसेस को फॉलो किया गया कि जो सबसे खास होते हैं, जो सबसे करीबी हैं, उनको ही सबसे पहले मौका दिया गया है। और हालांकि अभी हरीश रावत का स्टेटमेंट भी सामने आया था, हैरान कर देने वाला उनका स्टेटमेंट था, जिसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। तो राज्य आंदोलनकारी जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, हाथों में इनके तख्ती है, भर्ती घोटाले की जांच जज की निगरानी में और सीबीआई से करवाने की इन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच जज की निगरानी में और सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जो अब तक जांच एजेंसी लगी है उसको लेकर भी लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। आम इंसान, या फिर किसी पार्टी की बात करें, विपक्ष की बात करें, या फिर आम इंसान की बात करें, या फिर उत्तराखंड के युवाओं की बात करें, उनमें गुस्सा है साफ तौर पर, क्योंकि उनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले की जितनी भी अब तक भर्तियां हुई है, हालांकि सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब से उत्तराखंड की स्थापना हुई है, यानी कि साल 2000 से जब से उत्तराखंड बना है और जिसकी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने अपने चहेतों को, अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनको सिलेक्ट किया है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। और वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है, जिसके चलते बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के प्रत्याशी नामांकन कराने के लिए पहुंचे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में नामांकन कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीडीओ प्रतीक जैन ने जिला पंचायत परिसर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं नामांकन के समय प्रत्याशियों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। और बैकडोर भर्ती पर एक बार फिर से सत्ता पक्ष में हरकत देखने को मिल रही है। असल में इस बार पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को जमकर घेरा और दो टूक ये कहा है कि नेता अधिकारी गड़बड़ करता है तो भुगतेगा और भुगतना भी चाहिए। तीरथ ने यह भी कहा है कि मंत्री द्वारा यह कहना कि पहले वाले भी गलत करके आए हैं तो हमने भी भर्तियां ही इसी तरीके से की है। तो एक अंतर यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा काम है कि पहले वालों ने भ्रष्टाचार किया है तो उसी को हम समाप्त करने के लिए यहां पर आए थे। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी प्रेमचंद अग्रवाल के आवश्यकता अनुसार, नियमानुसार और विशेष अधिकार वाले बयान को अनुचित और राजनीतिक तौर पर अनैतिक बताते हुए उन्होंने कहा है कि घोटाले का इसलिए बचाव नहीं किया जा सकता कि पहले वालों ने भी इसी तरीके से यह घोटाला किया है। हमारा काम है कि पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, अरे उसी को तो हम समाप्त करने के लिए आए थे हैं। और नेता यदि कहीं गड़बड़ किया और बोला है तो वो भुगतेगा और भुगतना भी चाहिए। तो इतना नहीं तो अधिकारी भी यदि गड़बड़ किए हैं तो सबको मैं कहता हूँ, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि गड़बड़ है तो उसको कटघरे के अंदर खड़ा होना चाहिए और उस पर जांच भिड़नी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा में हुई बैकडोर्स की भर्ती को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। विषय की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी संदर्भ में नेताओं का दिल्ली का दौरा लगातार जारी है। इस दौरान दिल्ली गए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर कहा है कि उनकी पार्टी किसी को तलब नहीं करती है, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता या नेता केंद्रीय संगठन को मिलता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब इस तरह के मामले प्रदेश में होते हैं तो केंद्रीय नेताओं से मिलना स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। हमारी पार्टी किसी को नहीं करती है, बातचीत सब प्रमुख लोगों से होती है। माननीय त्रिवेंद्र जी राष्ट्रपति से मिलने गए थे, प्रेम जी से भी बातचीत हुई है। ठीक है, जब कोई विषय समाज में चलता है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर अपना पक्ष रखना हर कार्यकर्ता का अधिकार है और इसी संबंध में लोग मिले हैं। ऐसा कोई विषय दूसरों पर लेना उचित नहीं है। और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म शूटिंग करने के लिए आजमगढ़ वो पहुंचे हैं और निरहुआ अपने फैंस के लिए अभिनेता
धर्म निभाने के साथ साथ अपना राजधर्म निभाते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। दिनेश लाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में फिल्म की शूटिंग करने की जो बात कही थी, ऐसे में हम अपनी फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं और साथ ही यहां पर जन सुनवाई भी वो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे फायदा ये है कि हम अपना काम भी कर रहे हैं और जनता का काम भी हम कर रहे हैं। निरहुआ ने यह भी कहा कि शीतकालीन सत्र शुरू होने में 3 महीने का भी टाइम है और इन 3 महीने में हम जनता के बीच ही रहेंगे। आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस रेल मार्ग से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत हो गई है और लाइन बिछनी शुरू हो गई है। उसके अलावा जो आजमगढ़ का बाईपास है वो बनना शुरू हो गया, उसको चौड़ीकरण के लिए हमने लिखा था, वो काम शुरू हुआ। उसके बाद जो है जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसकी हालत बहुत जर्जर थी, तो नया आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने के लिए हम लोगों ने आवेदन किया था। और वहीं सहारनपुर के चोरा खुर्द गांव में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और किसानों से जल्द ही एक और बड़े आंदोलन को तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही किसान नेता ने यूपी में चुनाव से पहले फ्री बिजली देने का वायदा किया था, परंतु अब ट्यूबवेल पर भी मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य दिलाने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे। मीटर में कोई बिजली फ्री कैसा आवेगी वो पता नहीं चल रहा। आवारा पशु, ये सारे मामले जमीन जबरदस्ती छीनने का काम कर रहे हैं। जो गांव समाज की जमीन है उस पर भी सरकार की नजर है। ये पूरे देश भर का बड़ा इशू है। एमएसपी गारंटी कानून, वो भी एक हमारा बड़ा सवाल है। और नीट के एग्जाम में मदरसों के बच्चों ने नाम रोशन किया है। हाफिज गुलाम अहमद हाफिज और साथ ही अब्दुल्ला ने नीट को क्वालिफाई किया है। बच्चों की सफलता पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी उनको बधाई दी है। हमारे यहाँ मदारिस में किस स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जाती है और कितना हाई स्टैंडर्ड है और इन बच्चों के अंदर कितनी जहानत और कितने इंटेलिजेंट ये बच्चे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी जो नीट का रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हाफिज़ कुरान बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, जिसके के लिए हम लोग तमाम उनके असातिज़ा को और उन हाफिज़ बच्चों को और उनके वालिदैन को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और रामनगरी अयोध्या की तपस्वी छावनी के उत्तराधिकारी और महंती विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तपस्वी छावनी पीठ की गद्दी को लेकर संतों के 2 गुट आमने सामने हैं और अभी 2 दिन पहले ही संतों के एक गुट ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के महंत दलीप दास को मंदिर का महंत घोषित करते हुए महंती कार्यक्रम में पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए डीआईजी से मुलाकात भी की थी। और इसके बाद उसी दिन दूसरे गुट के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने महंत होने का दावा किया था। उन्होंने खुद को महंत बताते हुए मीडिया के सामने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। हम लोग कमिश्नर के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ अथवा तीनों अधिकारी के यहाँ विज्ञप्ति देने के लिए, प्रार्थना पत्र देने के लिए परमहंस जी के गुरुजी सर्वेश्वर दास जी के भंडारा में कुछ उपद्रवी तत्व, बाहरी तत्व कोई दखल अंदाजी न करे, हमारा भंडारा सुचारू रूप से हो, इसके लिए हम लोग प्रार्थना पत्र लेकर के आए थे। और वो प्रार्थना पत्र हमारा बहुत, देखिए, संस्कार हमने किया। गरुड़ पुराण मैं सुन रहा हूँ, सुबह शाम पानी मैं दे रहा हूँ और स्थान मैं चला रहा हूँ। ये लोग सिर्फ जो है तो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम तो कहते हैं वो भी कोर्ट जाएं, हम भी कोर्ट जाएं, कोर्ट जो डिसाइड करे वो, अगर वो सही है तो हम सही, हम कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं ना, उनके पास प्रूफ नहीं है कोई। और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ के गोमती नगर रेल टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का सपना 24 साल पहले देखा था। इस दौरान 5 साल वो खुद पीएम रहे और बीते 8 साल से उनकी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन गोमती नगर टर्मिनल का यह काम पूरा होने का लक्ष्य बार बार बढ़ता जा रहा है। योजनाएं किस तरह धरातल पर में उतरती हैं, इसका जो है असली हकीकत आज मैं आपको ग्राउंड जीरो गोमती नगर स्टेशन से दिखा रहा हूं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गोमती नगर टर्मिनल का शिलान्यास 1998 में रखी थी। उसके बाद वर्ष 1920 में उन्होंने दोबारा इस पर लोकार्पण के, यहाँ आरक्षण केंद्र का लोकार्पण किया।
उन्होंने 72 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का सपना देखा था, जो अभी 24 साल पूरे होने के बावजूद पूरा नहीं हो सका है। अभी तक जो काम यहाँ चल रहा था वो काम अचानक बंद कर दिया गया। NBCC कंपनी जो काम करा रही थी उसने हाथ खड़े कर लिए हैं और उसने कहा है कि वो काम नहीं कर पाएगी। इसके बाद रेलवे ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA को ये काम सौंपा है, जिसका पत्र 2-4 दिन में आने की उम्मीद है। इसकी जानकारी जब सांसद एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिली तो उन्होंने रेल मंत्री से और रेलवे बोर्ड के अफसरों से बात कर इस योजना को जल्द से जल्द स्वरूप बदलकर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अधिकारियों को अभी तक इसके स्वरूप के बदलने के आदेश नहीं मिले हैं। EPC स्कीम के तहत अब इसका काम कराया जाना है, जो 360 करोड़ से होना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म 6 बन गए हैं, पुल बन गया है, FOB हो गया, यात्री सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलनी थी उनका भी पूरी तरह अभाव है और वो काम नहीं पूरा हो पाया है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यात्रियों को आने जाने की भी यहाँ दिक्कतें हैं। अप्रोच रोड और लिंक शहर से कनेक्टिविटी कम होने के कारण भी यात्री यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। स्टेशन पर इक्का दुक्का यात्री दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने छायाकार आशीष कश्यप से कहूँगा कि कृपया दिखाएं कि किस तरह स्टेशन पर लोग हैं और कितने लोग प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। बात है, इस टर्मिनल को 2 अभी बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनने हैं, जिसका काम बाकी पड़ा हुआ है। देखना यह है कि यह काम कब तक पूरा हो पाता है। रक्षा मंत्री लगातार लगे हुए हैं कि 2024 के चुनाव से पूर्व यह स्टेशन पूरी तरह वर्ल्ड क्लास तैयार हो जाए, लेकिन ये उम्मीद फिलहाल कितनी कामयाब हो पाती है यह समय बताएगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता TV के साथ। नमस्कार।